शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस समय अपने संसदीय क्षेत्र में पदयात्रा में है। पदयात्रा में एक ऐसा नेता, दिग्गज नेता, जो 4 बार मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहा हो, वो पदयात्रा कर रहा है, वो पैदल है, तो उसके क्या मायने हैं, वो जो कह रहे हैं, और इसके अलावा भी क्या मायने निकाले जा रहे हैं उनकी इस यात्रा के, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही वो अपने परिवार के साथ, बड़े बेटे और बहू के साथ भी वो इस मैदान में हैं। आखिर इसके क्या मायने हैं, चलिए इससे पहले हम आपको दिखाते हैं शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा पदयात्रा के बारे में। पढ़ाई की और बेहतर व्यवस्था कैसे हो सकती है, कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। वैसे मैं ज्यादा देर नहीं करूंगा। पैदल इसलिए कि पैदल चलते हैं तो एक अलग भाव पैदा होता है। आपके दिल में भी कहीं हुक उठेगी कि यार देखो, मंत्री हो के पैदल चल रहा तो मैं भी तो कुछ करूं अपने गांव के लिए। सही बात है कि नहीं? अरे है कि नहीं? और इसलिए उसके लिए गंभीरता पैदा हो, इसलिए दिल ने कहा पैदल चला चल शिवराज। आप सब विकसित भारत के निर्माण के साथी होंगे, और हमारा ये प्रयोग अगर बहुत अच्छा हुआ तो बाकी जगह भी लोग अपनाएंगे। मैं तो सबसे कहूंगा कि निकलो भाई, पैदल ही निकल पड़ो। हाँ, रोज नहीं हो सकता ये, लेकिन हफ्ते में एक दिन तो हो सकता है। तो जब भी बहुत से काम करना, 29 तारीख से विकसित कृषि संकल्प अभियान, जिसमें हमारे देश के 6000 साइंटिस्ट निकलने वाले, 2170 ग्रुप बने। विकसित भारत के संकल्प की बात कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, लेकिन इस मंच में उनके साथ उनकी पत्नी साधना सिंह के अलावा उनके बड़े बेटे कार्तिकेय सिंह और बहू अमरत भी हैं। उन्हें भी वहां परिचित कराया। आइए क्या कहा शिवराज सिंह चौहान ने उनके बारे में, ये भी सुनाते हैं आप। अब ये बहू भी परिवार देखेगी, बड़ा परिवार मैंने पहले ही कह दिया था, कोई संभल कर रहना, देखो छोटा मोटा नहीं है। हाँ, हमने कहा बहू नहीं बेटी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बहू को बड़ा परिवार दिया है उन्होंने, तो सास और बहू अपने उस परिवार के साथ जमकर थिरके। अरे बाजो ये तो शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्पों की बात कर रहे थे, उनका जिक्र कर रहे थे, उन्हें पूरा करने की बात कर रहे थे। पदयात्रा में उसका बार बार उन्होंने उल्लेख किया। कृषि जो यात्रा है, वैज्ञानिकों के साथ 6000 वैज्ञानिक देश भर में निकलेंगे, उसके बारे में भी वो जिक्र कर रहे थे। लेकिन अंत में वो ये कहना नहीं भूले कि टाइगर अभी जिंदा है। पैदल वहीं से, अच्छा हम तो वहीं से चल देंगे जी, आप क्या डरा रहे हो? टाइगर अभी जिंदा है जी। तो इस टाइगर के भी कई मायने हैं, और ये टाइगर जिंदा किसके लिए बता रहे थे। ऐसी बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब वो करोड़पति दीदी बनाएंगे। तो मध्य प्रदेश में लाडली बहना से लेके करोड़पति बहना तक जो शिवराज सिंह चौहान जिसका जिक्र कर रहे थे, इन सब के मायने क्या हैं। आइए हमारे साथ सबकी खबर के एडिटर इन चीफ रविंद्र जैन साहब मौजूद हैं। रविंद्र जैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप क्या देख रहे हैं इन सब यात्रा के पीछे? रिजवान भाई, मैंने और आपने अभी 3 दिन पहले इस विषय पर बड़ी गंभीर चर्चा की थी,
और मैंने ये कहा था कि पाँव पाँव शिवराज सिंह चलेंगे और राजनीतिक कांटे मोहन यादव जी को चुभेंगे। लेकिन जब ये यात्रा शुरू हुई और मैंने इसको गौर से इनके वीडियो देखे, कार्यक्रम देखा, तो मैं एक और निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, बल्कि आप दो निष्कर्ष कह सकते हैं। पहली बात बिल्कुल सही है, उस बात पर मैं आज भी अडिग हूं कि पाँव पाँव शिवराज जी चल रहे हैं और इसके दूरगामी परिणाम होंगे कि राजनीतिक कांटे मोहन यादव जी को चुभेंगे। निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में दो शक्ति केंद्र बनते नजर आ रहे हैं। अब मैं जो दो और निष्कर्ष पे पहुंचा हूं, पहला निष्कर्ष यह है कि इस यात्रा के जरिए शिवराज सिंह चौहान अपने दोनों पुत्रों के बीच अपनी विरासत का बंटवारा करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने बेटे, बड़े बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान और बड़ी बहू अमानत को एक तरह से अपना जो संसदीय क्षेत्र है या विधानसभा क्षेत्र है बुधनी, उसकी राजनीतिक विरासत सौंपने की कोशिश की है और कोशिश करती हुई दिख रही है। आप इस यात्रा में देखिए, भाभी जी साथ में हैं, साधना भाभी जी साथ में हैं, बड़ा बेटा साथ में है, बड़ी बहू साथ में है, और बार बार शिवराज जी का ये कहना कि मैं अपनी बड़ी बहू को अपना बड़ा परिवार सौंप रहा हूं, इसका क्या तात्पर्य है। दूसरा इसमें मुझे जो दिख रहा है कि शिवराज सिंह चौहान जैसा पुराना मजा हुआ नेता सड़क पर उतरा है, संगठन कहाँ है? क्या आपको वहाँ वीडी शर्मा जी दिखाई दिए? क्या आपको हितानंद जी शर्मा दिखाई दिए? क्या हितानंद जी और वीडी शर्मा और मुख्यमंत्री तीनों वहाँ दिखाई दिए? क्या ये तीनों प्रधानमंत्री के विकास के मॉडल को चाहते नहीं हैं? तो ये जो गुटबाजी दिखाई दी कि लाड़कोई से आपने शुरू किया, आपके शुभारंभ के मौके पे कोई तो होता मध्य प्रदेश का। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान ने ये यात्रा व्यक्तिगत निकाली है। मैं अब इसको पारिवारिक भी कह सकता हूँ, मैं ये भी कह सकता हूँ कि अपनी पुत्रवधू और अपने पुत्र को राजनीतिक विरासत देने की ये यात्रा है। और इस यात्रा के पीछे छुपा हुआ एजेंडा ये भी है कि मुख्यमंत्री पर यह दबाव बनाना कि मैं अभी जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। टाइगर जिंदा है का मतलब सिर्फ इतना सा है कि शिवराज सिंह चौहान के पास जनाधार है, आप मुझे कमतर नहीं आंक सकते। तो आप समझ लीजिए, तीन संदेश, एक यात्रा और तीन संदेश। पहला संदेश मुख्यमंत्री को कि मैं अभी पावरफुल हूँ, जनाधार वाला हूँ। दूसरा संदेश, मैं अपने बच्चों को अपनी राजनीतिक विरासत सौंप रहा हूँ। और तीसरा ये कि संगठन मेरी सुने ना सुने, संगठन को ठेंगे पर रख के वे तो निकल पड़े हैं, अब देखते क्या होता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने करोड़पति दीदी बनाना है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अभी वो छोटे छोटे काम करती हैं, स्व सहायता समूह में सारी महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप में जोड़ना है। फिर उन्होंने कहा कि महिलाओं को फैक्ट्री का मालिक भी बनाना है। तो मध्य प्रदेश में ये सारी तरह की चीज़ें शिवराज सिंह जिस तरह के प्रयोग करने की बात कर रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? मैं आपको एक बात बोलूं, शिवराज सिंह जी चौहान सपने देखते हैं और सपने बेचते हैं। और हमने देखा, उन्होंने एक सपना देखा था, रात को 4 बजे नींद खुल गई और फिर उनने पत्नी को जगाया, फिर बताया सपना, तो पत्नी ने कहा महिलाओं के लिए कुछ करो और लाडली बना। अपन ने वो सब कुछ सुना है, मतलब अपने लिए जी ये भी कोई सपना है शिवराज जी का। लेकिन अब शिवराज जी को खुद सोचना चाहिए कि वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं हैं। जब वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने कितनी लाडली बहनाओं को उद्योगपति बनाया, उसका हिसाब देना चाहिए। लेकिन आज जब ये शिवराज जी नर्मदा किनारे घूम रहे हैं, पाँव पाँव चल रहे हैं, मैं मध्य प्रदेश का एक अदना सा नागरिक होने के नाते बड़ा करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, शिवराज जी सिर्फ इतना बता दीजिए कि जिस नर्मदा के दम पर आप पूरी राजनीति करते हैं, उस नर्मदा को छलनी होने से कौन रोकेगा, कब रोकेगा? आप खुद वहाँ घूम रहे हैं इस समय पैदल, और यदि आपको नहीं दिख रहे तो आप चश्मा लगा लीजिए, आज भी वहाँ अवैध डंपर चल रहे हैं। किसके हैं वो डंपर? शिवराज जी इसका जवाब क्यों नहीं देते? आज क्या हालत हो गई है नर्मदा जी की वहाँ पर। तो आप शिवराज जी को सबसे पहले जो वहाँ अवैध गतिविधियाँ चल रही हैं, मैं रिजवान भाई बताऊँ, अभी तो मुझे नहीं पता है कुछ दिन से, लेकिन मैं करीब साल भर पहले उनके क्षेत्र में गया था, सड़कें टूटी हुई डली हुई थी। आप 20 साल के मुख्यमंत्री हैं, मुझे दुख होता है कि मैं उस विधानसभा क्षेत्र में घूम रहा हूँ बुधनी में, जहाँ से 20 साल से एक व्यक्ति जनप्रतिनिधि और सड़कें टूटी मिलती हैं। लोगों के पास आज रोजगार नहीं है, वहाँ पता लगा लीजिए। नसरुल्लागंज को भैरुंदा कहने से लोगों की रोजी नहीं आएगी, रोजी रोटी नहीं आएगी। रिजवान भाई,
रोजी रोटी तब आएगी जब आप इंडस्ट्री लाएंगे। एक इंडस्ट्री लाए थे आप, अब उसकी क्या स्थिति है मुझे उस पर बहुत विस्तार से कभी कार्यक्रम बनाएंगे अपन बैठ के। लेकिन वाकई आपने बुद्धनी के लिए क्या किया, ये जो सपने बेचने का काम है, मैं कोई शिवराज जी को दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं उनके व्यक्तिगत राजनीतिक जीवन की कई बार मैं तारीफ करता रहा हूँ, लेकिन बात यह है ना कि आप साफ कहिए कि अब मैं अपने बड़े बेटे और बहू की उंगली पकड़कर उनके राजनीतिक पुनर्वास के लिए निकला हुआ हूँ। आप क्यों कहते हो कि प्रधानमंत्री के सपने को, सपना आप बच्चों का पूरा कर रहे हो और बोर्ड पे आप प्रधानमंत्री का नाम लिख रहे हो। एक चीज और बोलना चाहता हूं, फिर आप जो पूछना चाहें जी। आपने यदि गौर किया हो, इस यात्रा के पीछे जो बैनर लगे हैं, उन बैनर पे क्या है? उस पर प्रधानमंत्री का फोटो है, उस पर मोहन यादव जी का फोटो है, लेकिन पार्टी के अध्यक्ष का फोटो नहीं है। नहीं है। तो विशुद्ध रूप से ये कह सकते हो कि ये शिवराज की यात्रा है, लेकिन संगठन को इससे दूर क्यों रखा गया है? रविंद्र जी, बहुत पुरानी बात है, पीछे ले चलते हैं आपको। और मैं और दोनों, हम आप दोनों छिंदवाड़ा गए थे, बुधनी से गुजर के गए थे। एक छोटी सी पोस्ट मैंने सोशल मीडिया में डाल दी थी, आपने अपने उस तत्कालीन उस अखबार में आपने उसको सोशल मीडिया से, आपने बहुत भोगा है उसको लेके जी। तो बहुत तुलना कर दी थी हम लोगों ने छिंदवाड़ा मॉडल की और बुधनी की हालत की। शायद उसके बाद शिवराज जी सचेत हुए हैं कुछ, बुधनी में अब थोड़े थोड़े कुछ काम होने लगे हैं, मेडिकल कॉलेज और इस तरह की चीज़ों भी बुधनी का अब जिक्र होने लगा है, वरना पहले तो ये सब कुछ था ही नहीं बुधनी में। क्या कहेंगे उस पर? नहीं, देखिए 20 साल बाद यदि एक मेडिकल कॉलेज वहाँ बनना शुरू हुआ है, या एक वहाँ वर्धमान मिल जो आई है, इसके अलावा आपने क्या किया? बहुत देखिए, आप दूसरे मुख्यमंत्रियों के क्षेत्र में जाके देखिए, आप मुलायम सिंह जी का इलाका देखिए जाके, आप कमलनाथ जी का देखिए, वो तो मुख्यमंत्री नहीं केंद्रीय मंत्री थे। तो ऐसी तुलना करना मेरे ख्याल से करेंगे तो शिवराज जी बहुत पीछे दिखाई देंगे। लेकिन इसके बाद में मैं एक बात बोल सकता हूँ कि इतने बड़े नेता को घमंड छूता भी नहीं है। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि शिवराज जी को जब जब ऐसा लगता है कि उनका राजनीतिक उतार है, तो वे पैदल अपने पब्लिक के बीच पहुंचते हैं और वहां से उन्हें राजनीतिक ऊर्जा मिलती है और उससे वे फिर एक बार चमकते हुए दिखाई देते हैं राजनीतिक पटल पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि शिवराज जी 2 कारणों से सड़क पर हैं। पहला कारण, वे चाहते हैं कि अब राजनीतिक क्षितिज पर उनका एक नई तरह से चमक सितारे की तरह चमके, और दूसरा, उन्हें एक जो चिंता खाई जा रही है कि भाई मेरे बाद मेरा राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन होगा। और निश्चित तौर पे वो तो साफ साफ दिख रहा है कि कार्तिकेय जी होंगे, लेकिन कार्तिकेय समय रहते हुए अपनी उतनी पकड़ नहीं बना पा रहे हैं। देखिए, एक शिवराज जो एक साधारण किसान का बेटा, मेरे को आप अनुमति दो तो एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। मैं 88 में भोपाल आया और ये 90 की बात है। न्यू मार्केट में एक समता रेस्टोरेंट है जहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता पटियों पे बैठ के राजनीति शुरू की थी। हमारे सुरेंद्र नाथ सिंह, रविंद्र अवस्थी, आलोक शर्मा, अशोक पांडे, ऐसे बहुत सारे लोग, विवेक सेंगर जी, वो नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वो यहाँ छात्र संघ के अध्यक्ष थे। कुल मिला के एक दिन मैं वहाँ गया था, मैं भास्कर में था, और मैंने अशोक पांडे जो पार्षद थे उनको 2-2 रुपये इकट्ठे करते हुए देखा। लोगों से 2-2 रुपये इकट्ठे कर रहे थे। तो मैंने पूछा कि ये 2-2 मुझसे नहीं मांगे थे, मैं तो पत्रकार था तो मुझे नहीं मांगे, लेकिन वहाँ जो सक्षम लोग थे वो 2-2 रुपये दे रहे थे। उस समय 2 रुपये की वैल्यू थी। तो मैंने अशोक पांडे से पूछा धीरे से कि ये पैसे क्यों इकट्ठे हो रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि शिवराज जी के कुर्ते फट गए, उनको 2 कुर्ते नए सिलवाने हैं, इसलिए हम लोग 2 रुपये इकट्ठे कर रहे हैं। आप सोचो, वो नेता जो वाकई एक संघर्ष से निकलकर बाहर आए हैं, और उनके लिए लोग मरते थे, उन्हें भोजन कराने साइकिल पे बिठा के ले जाया करते। मैंने शिवराज जी का वो रूप देखा है। यहाँ मनोज प्रधान अभी बिल्डर है, लेकिन उनके बड़े दोस्त है शिवराज जी के। मनोज, जब कहीं खाना नहीं मिलता था तो शिवराज जी को मालूम है कि मैं बाबूलाल जी प्रधान पार्षद के पहुंच जाऊंगा तो रोटी जरूर मिलेगी। वहाँ 24 घंटे खाना किचन में मिलता था। तो मैंने वो सब चीज़ें देखी हैं शिवराज जी की। शिवराज जी उस चीज़ों को भूले नहीं है। आज भी जब वो सड़क पर निकले हैं तो अपने बहू और बेटों को, मैं ये एक बात इसलिए कहना चाह रहा था कि कार्तिकेय जी यदि इस चीज़ को समझ जाए और वो थोड़ा सा जमीन से शुरुआत करें, क्योंकि वो शिवराज के बेटे की तरह राजनीति करेंगे तो वो सफल होंगे नहीं होंगे। लेकिन यदि वे जो उनका गांव है बुधनी के एक बेटे की तरह राजनीति, किसान के बेटे की तरह राजनीति शुरू करेंगे और अपने पिता को आदर्श मानेंगे, तो वो लंबे दूर तक जा सकते हैं। तो कार्तिकेय को स्थापित करने के लिए शिवराज जी मेहनत कर रहे हैं, अपना राजनीतिक पुनर्वास के लिए मेहनत कर रहे हैं शिवराज जी। अब
बात ये कि मुख्यमंत्री क्या सोच रहे होंगे, पार्टी के अध्यक्ष क्या सोच रहे होंगे, ये समय केंद्रीय नेतृत्व क्या सोच रहा होगा। इंतजार करिए। आप जैसा भी जिक्र कर रहे थे शिवराज सिंह के, उनके संघर्ष की, उनके हर बार नए सिरे से उठ जाने की, अपने आप को वो खुद भी एक बार फिनिक्स पक्षी कह चुके हैं। वो कह चुके हैं कि वो एक बार फिर नए सिरे से फिर उभर आते हैं और शायद केंद्रीय नेतृत्व में केंद्रीय राजनीति में जाकर मध्य प्रदेश में वो उसी तरह से डटे रहना चाहते हैं। कार्तिकेय बहुत हद तक उन्हीं की तरह बोलते हैं, उन्हीं की तरह दिखते हैं, बहुत कुछ उन्हीं की तरह काम करते हैं। लेकिन अगर हम किसी भी तरह की ऐसी परिस्थितियों में देखें, अगर हम फिल्म इंडस्ट्री में भी देखें, तो जो पिता की तरह पुत्र जब नकल करने लगता है तो कहीं ना कहीं उसको उतनी सफलता नहीं मिलती। तो आपको क्या लगता है, उन्हें अपनी एक अलग लाइन भी बनानी चाहिए और बेहतर ढंग से अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए? देखिए, मध्य प्रदेश में तो उदाहरण है। आप देखिए, सुंदरलाल पटवा ने अपने दत्तक पुत्र को राजनीति में जमाया, आज क्या स्थिति है उनकी, कर्जे में डूबे हुए हैं, चेक बाउंस हो रहे हैं और एक अपमान को झेल रहे हैं सुरेंद्र पटवा जी। बेशक वो विधायक हैं। उमा जी ने अपने भतीजे को बनाया, लेकिन वे एक सीमा तक ही आगे बढ़ पाए। कैलाश जोशी जी ने अपने बेटे को बनाया। दीपक जोशी अभी कांग्रेस में चले गए, बीजेपी में आ गए। कैलाश जोशी का कद और दीपक जोशी के कद को आप खुद नाप सकते हो। बाबूलाल जी गौर ने अपने पुत्र वधू को बनाया। तो मध्य प्रदेश में कोई शिवराज जी पहले व्यक्ति नहीं है जो अपना उत्तराधिकारी तय कर रहे हैं, यहाँ सभी लोगों ने बनाए। कैलाश सारंगी मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन वो पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, पार्टी को बनाने और गढ़ने वाले थे। उनके बेटे ने अपने पिता से तो आगे ले गए, क्योंकि कैलाश जी कभी मुख्यमंत्री नहीं बने, वो मंत्री बने। विश्वास सारंग ने निश्चित तौर पर, देखिए उनका एक पहचान, उनके प्लस माइनस बहुत हो सकते हैं, लेकिन वो पॉलिटिक्स 24 घंटे करते हैं, लोगों से जुड़े रहते हैं और धरातल की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कम से कम ये जितने मुख्यमंत्रियों के मैंने नाम बताया है, उनके उत्तराधिकारी से विश्वास सारंग की तुलना की जाएगी तो विश्वास 21 बैठेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं, जो सच है वो सच है। चलिए हम चर्चा में वापस लौटते हैं। शिवराज अपने भाषण में कह रहे थे कि मैं दिन रात साधना में लगा हूँ। फिर उन्होंने सुधारा कि मैं अपनी पत्नी साधना की बात नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने बड़े हल्के फुल्के अंदाज में ही बहुत ढेर सारी चीज़ें, लोगों से कनेक्ट होने की भी कोशिश की। और बहू का जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया, उसके पहले उन्होंने ये भी बताया कि वो इस कार्यक्रम के पहले नागपुर गए थे, वहाँ 2 कार्यक्रम उन्होंने वहाँ भी किए। पिछले कार्यक्रम में हम लोगों ने नागपुर की भी चर्चा की थी, वहाँ उन्होंने 2 कार्यक्रम किए। फिर उसके बाद अपने पिता को उन्होंने श्रद्धांजलि दी, पुण्यतिथि थी। इन नागपुर जाना, फिर यहाँ आना, फिर इस तरह की चीज़ों को भी आप कुछ देखिए, नागपुर में तो उनका कृषि विभाग का कार्यक्रम था, उसको हम संघ के कार्यक्रम से नहीं जोड़ सकते। हाँ, नागपुर जब अपन बोलते हैं तो सीधा हम संघ के सोच नहीं रखते हैं, लेकिन प्योर विशुद्ध रूप से वो उनका शासकीय कार्यक्रम था, वो उसमें गए थे। जहाँ तक आपने कहा कि मैं साधना में लीन हूँ, तो निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटने के बाद या जैसे ही मुक्त हुए, वो बेशक बाद में केंद्र में मंत्री बन गए, लेकिन वो साधना में लीन तो इसलिए हैं कि साधना भाभी ने परिवार की कुछ जिम्मेदारियाँ उनसे पूरी करानी थी। दोनों बच्चों के लिए बहुएं ढूंढना, उनकी शादी करना, दोनों बहुओं को फिर व्यवस्थित करना, ये जो मुख्यमंत्री निवास छोड़ने के बाद नए मकान में शिफ्ट होना, तो ये भी एक तरह की साधना ही थी उनकी, क्योंकि साधना भाभी के मार्गदर्शन में ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो वो तो ठीक है, लेकिन मैं एक नई बात आपको शेयर करना चाहता हूँ और अपने तमाम दर्शकों को शेयर करना चाहता हूँ कि अब एक बात तय मान लीजिए कि शिवराज सिंह चौहान ने अपनी राजनीतिक विरासत कार्तिकेय सिंह चौहान को सौंपने का मन बना लिया है और अपनी व्यावसायिक मैं बार बार बोल रहा हूँ, यही सवाल मैं आपसे करने वाला था। व्यावसायिक विरासत, शिवराज जी तो कोई व्यवसायी है नहीं, तो उनकी कौन सी व्यवसायिक विरासत है जो अब वो कुणाल को देंगे? देखिए, शिवराज जी ने कुणाल और रिद्धि के पास जाने वाला है। शिवराज जी ने मुख्यमंत्री के रूप में अपना व्यवसाय की शुरुआत बिट्टल मार्केट में फूल बेचने से शुरू की थी, यदि आपको याद। जी बिल्कुल याद। वहाँ एक फूल की दुकान थी, वहाँ फूल बिकते थे और वहाँ से वो शुरू हो के वो खेत पे पहुँचा, खेत से फूल बिकना शुरू हुए। उसके बाद उनका एक दूध का प्लांट आया, दूध का व्यवसाय किया, गाय खरीदी गई, तमाम सारी चीज़। अब मेरी जानकारी ये है रिजवान भाई कि कुणाल ने कुछ कंपनियां बनाई हैं, कुछ बम्बई के लोग उसके साथ हैं और वे लोग कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आज मौका नहीं है, कभी आप कहोगे तो मैं मेरे पास में उन कंपनियों की बहुत सारी डिटेल है कि कहाँ कितना व्यवसाय और क्या हो रहा है। मैं आज वो मौका नहीं है कहने का, लेकिन इतना मैं बोल सकता हूँ कि शिवराज जी ने बहुत बड़ा काम कर दिया। देखिए, आज बच्चों की शादी हो जाना और बच्चों को अपनी विरासत सौंपना,
ये सारा काम शिवराज जी इस समय प्रोसेस में है। मैंने बताया बड़े बेटे को राजनीतिक, बहू की रुचि भी अच्छी है। मैं अमानत को देखता हूं तो अमानत बड़ी मिलनसार भी है, एक्टिव भी है, एक सभ्य और उसको सुसंस्कृत। स्वभाव के अनुसार उसे काम देने का तय किया गया है। रिद्धि अमेरिका में पढ़ी है। मेरे मित्र हैं संदीप जैन, IM जैन के बेटे, डॉक्टर IM जैन यानी इंद्रमल जी जैन के बेटे। संदीप की बेटी है रिद्धि। रिद्धि थोड़ी रिजर्व है, व्यावसायिक है, और दोनों को उनकी रुचि का काम देने का निर्णय शिवराज जी ने किया है। कुणाल को उन्होंने अपनी कंपनियां जो बना रहे हैं, कुणाल कुछ लोगों के साथ उन्होंने अभी पार्टनरशिप की है, डायरेक्टर्स कुछ कंपनियों में बने हैं। ये सारी चीज़ें अब कुणाल देखेंगे, उनके व्यवसाय पूरा, चाहे वो दुग्ध संघ हो या दूसरी सब चीज़ें, दूध का व्यवसाय, वो सारी चीज़ें कुणाल। और अब राजनीति पूरी तरह कार्तिक करेंगे। शिवराज जी क्या करेंगे ये नरेंद्र मोदी तय करेंगे। बिल्कुल, उन्होंने कहा, आखिरी बात है, उन्होंने कहा कि टाइगर अभी जिंदा है। मैं बता देता हूँ, ये किसको बताना चाह रहे हैं शिवराज? वो सीधा मोहन यादव को, मैं बड़ा जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, वो मोहन यादव को और संगठन को ये बताना चाहते हैं टाइगर जिंदा है का मतलब ये नहीं है कि कोई मैं शेर बन के किसी को खाने जा रहा हूँ। टाइगर जिंदा है का मतलब ये है कि आज भी जनाधार मेरे पास है, आज भी मैं जो चाहूँ यहाँ मध्य प्रदेश में हो सकता है। क्या हो रहा है रिजवान भाई, अब समझो, पिछले 1-1.5 साल से जब से सरकार हाथ से गई है, मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे बीजेपी के, ये सच है। और वो कार्यकर्ता कहीं ना कहीं शिवराज जी के पास पहुंच जाता है, क्योंकि अभी शिवराज जी ने भोपाल में जो घर बनाया है, मामा का घर नाम दे दिया और उसके दरवाजे खोल दिए हैं। शिवराज जी से बहुत आसानी से लोग मिल पा रहे हैं। तो जब लोग कहते हैं कि साहब काम नहीं हो रहे हैं, तो फिर शिवराज जी को बोलना पड़ता है कि मैं टाइगर जिंदा है। मतलब वो अपने कार्यकर्ताओं को एक जोश देने के लिए, ये बताने के लिए उनसे कनेक्ट रहना चाहते हैं। निश्चित तौर पे ये संदेश सीधा मुख्यमंत्री को है, लेकिन ऐसे संदेशों का कोई फायदा नहीं है। देखिए, मोहन यादव जी भी अपने ढंग से सरकार चला रहे हैं। मोहन यादव जी ने भी तय कर लिया कि ना मुझे गुटबाजी चाहिए, ना मैं किसी को आगे बढ़ाऊंगा, ना मैं पीछे करूंगा। मुझे भाग्य से कुर्सी मिली है और जब तक भाग्य में होगी ये कुर्सी मेरे पास रहेगी। मैंने ये 1.5 साल में एक चीज़ महसूस की है, वो ना तो किसी से सीधा टकराव कर रहे हैं मोहन यादव, वे अपने काम से काम रख रहे हैं। शिवराज जी पर ये आरोप लगते थे कि वे दूसरों की लाइन को छोटा करते हैं, लेकिन आज मैं बड़ी जिम्मेदारी से अपने चैनल पे कह रहा हूँ, मोहन यादव ने इस 1.5 साल में ऐसा कुछ नहीं किया जिससे हम चैनल पे ये कह सकें कि वो दूसरे नेताओं की लाइन को छोटा कर रहे हैं। वो अपनी लाइन बड़ा कर रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो दूसरों की लाइन छोटी कर रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उनका स्वभाव ये है मोहन यादव जी का कि मैं अपना सब कुछ करूँगा, फिर मेरे भाग्य के ऊपर है कि कब तक कुर्सी मुझ पर, मैं अपना 100% दूंगा। हाँ, लेकिन ये जोड़ तोड़ वाले काम फिलहाल नहीं दिख रहे मुझे, गुटबाजी नहीं करूंगा, फिलहाल नहीं दिख रहे मुझे। और शिवराज जी जैसे लोगों को ठिकाने नहीं लगाऊंगा। राजनीति है, इसमें आगे क्या होगा पता नहीं, पर मैं 1.5 साल का अभी तक संदेश यही जा रहा है। जी, और अपनी अलग लाइन बनाऊंगा, अलग तरह से करूंगा। लाइन नहीं बनाऊंगा, यही तो हुआ है। अलग लाइन बना दी होती तो अभी तक तो गुटबाजी बहुत होती। मैं उस लाइन की बात नहीं कर रहा, अपनी लाइन लंबी करूंगा, इमेज की बात, अपने काम से सरकार की लाइन लंबी करूंगा। वे अपना गुट तो बना ही नहीं रहे ना अभी तक ऐसा कोई संदेश नहीं है। रोहित भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आपने देखा कि शिवराज सिंह चौहान की इस यात्रा के कई मायने हैं। उन्होंने अपने परिवार में लोगों को भी अलग अलग जिम्मेदारियां दे दी हैं, बड़े बेटे को राजनीति और छोटे बेटे को व्यवसाय। इसके अलावा साथ ही उन्होंने ये भी संदेश दिया है कि वो मोदी के सपनों को पूरा करेंगे। वो लाडली बहना जो उन्होंने एक योजना शुरू की थी मध्य प्रदेश में, उसको वो छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए अब करोड़पति बहना तक चले गए हैं वो मध्य प्रदेश में। जाहिर है सरकार पर इसका दबाव भी बढ़ेगा, इसलिए कि अभी तो इन्हीं बहनाओं को जो फंड दिया जाता है उससे ही सरकार के बहुत ढेर सारी चीज़ें बनती बिगड़ती रहती हैं। तो अब उन्होंने करोड़पति बहना का भी जिक्र किया है। महिलाओं को फैक्ट्री लगवाएंगे वो। अब वो कैसे फैक्ट्री लगेगी, क्या होगा, उस फैक्ट्री से क्या संदेश है, और फिर टाइगर जो है वो अभी भी ज़िंदा है, इसके भी कई मायने हैं। तो अब वो पैदल पैदल चल रहे हैं और उस पैदल से क्या क्या होने वाला है, कौन सवार होगा और कौन पैदल होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आपको हमारे ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।